हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे बेटा। आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को आगे करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि मिक्सचर है हमारे पास इथाइन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, इथाइन गैस होती है, फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड ऑक्सीजन। कहता है कि अगर मैं इथाइन और ऑक्सीजन का यूज करता हूं तब जो वेल्डिंग का काम है वो बहुत अच्छे से होता है। मतलब वेल्डिंग करने के लिए दो आयरन पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम इथाइन गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि क्या हम वेल्डिंग करने के लिए इथाइन गैस एंड एयर का यूज कर सकते हैं क्या? अगर नहीं कर सकते तो इसके पीछे लॉजिक क्या हो, क्यों नहीं कर सकते हैं? भी एयर के अंदर भी तो ऑक्सीजन ही होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, एग्जाम में भी कई बार पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा कि जो एयर है, ठीक है, एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन भी है और अदर गैसेस भी हैं, जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ 21% है ना। ये हमने पढ़ा हुआ है कि जो ऑक्सीजन के जो फ्रैक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है, और जो दूसरी गैसेस हैं वो कंबशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। मतलब इन गैसेस से कोई कंबशन नहीं होता, कोई हेल्प नहीं मिलती। जबकि जब मैं ऑक्सीजन गैस लेता हूं तो इसका मतलब वहां पर ऑक्सीजन कितनी हो गई? प्योर ऑक्सीजन है, मतलब कि वहां पर जो ऑक्सीजन है वो 100% है। तो कहता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द कंबशन ऑफ इथाइन इज कंप्लीट and it produce a large amount of heat, so welding work properly। ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेंगे तब ऑक्सीजन हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में होगी जिससे इथाइन का कंबशन होगा और लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से वेल्डिंग इजीली हो जाएगी। जबकि अगर हम एयर लेते हैं तो उस एयर में सिर्फ ऑक्सीजन 21% होगी और जिससे इथाइन का जो कंबशन होगा वो इनकम्प्लीट होगा और सफिशिएंट अमाउंट में हीट प्रोड्यूस ही नहीं होगी, जिससे कोई वर्क अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, अब जो फर्स्ट डिस्टिंग्विश है, अब हमें पता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक नेचर शो करता है। तो इसका मतलब हम किसकी यूज कर सकते हैं? लिटमस पेपर का। ठीक है जी, जो अल्कोहल वो भी नॉर्मली हम कह देते हैं कि भाई वो एसिडिक है, बट वो एसिडिक वाटर से भी कम है। वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन करता है? हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ, और किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करेगा। तो इसका मतलब लिटमस पेपर के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो अगर लिटमस पेपर ब्लू टू रेड हो जाता है, मैं क्या करूंगा, जिस बोतल में अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों के सैंपल लूंगा और दोनों की 1 ड्रॉप लिटमस पेपर के ऊपर डालूंगा अलग अलग से। तो जिस भी लिटमस पेपर का कलर ब्लू से रेड हो गया तो इसका मतलब वो कौन सा सैंपल होगा बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। और जिस केस में कलर चेंज नहीं हुआ उसका मतलब वो कौन होगा? अल्कोहल होगा। तो सिंपल सा टेस्ट है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो लिटमस टेस्ट नहीं देता है, वो रेड या ब्लू के साथ किसी के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। दूसरा हम कौन सा यूज कर सकते हैं? कार्बोनेट टेस्ट। तो कार्बोनेट टेस्ट में हम क्या करवाते हैं कि मैं क्या करूंगा, एक टेस्ट ट्यूब में कुछ ड्रॉप्स 5 to 10 ml अल्कोहल की लूंगा, 5 to 10 ml कार्बोक्सिलिक एसिड की लूंगा। या नॉर्मली कह सकते हो कि मैं हाफ टेस्ट ट्यूब अल्कोहल के ले लूंगा अलग से और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कार्बोक्सिलिक एसिड की लूंगा। दोनों के अंदर मैं क्या डालूंगा? जैसे मेरे पास अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH, और दूसरे के अंदर है कार्बोक्सिलिक एसिड है। दोनों के अंदर मैं क्या डाल सकता हूं बेटा? सोडियम कार्बोनेट। तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई रिएक्शन नहीं होगी उसका मतलब कौन होगा? वो अल्कोहल होगा। जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोनेट्स के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट है, आप कार्बोनेट भी ले सकते हो कोई भी। तो जब इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा? साल्ट CH3CONA
प्लस H2O और CO2 गैस इवॉल्व होगी बबल्स की फॉर्म में, वो हमें इजीली दिख जाएगी। ब्रिक्स एफरवेसेंस निकलेंगे CO2 गैस के और उससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ भाई वो कार्बोक्सिलिक एसिड था। ठीक है, तो दोनों टेस्ट भी लिख के आ सकते हो। अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो कोई एक मेंशन कर सकते हो, बट अच्छे से तुम्हें बताना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सोप और डिटर्जेंट का टॉपिक है वो सिलेबस से हटा दिया गया है, तो वो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हम बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं? वो केमिकल सब्सटेंसेस जो हमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, लाइक K2Cr2O7, KMnO4। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन विद मोलिकुलर फॉर्मूला। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। ठीक है, कौन है बेटा? ये इथेन है। तो इसमें पूछा गया है कि भाई टोटल बॉन्ड्स गिन के बताओ, टोटल बॉन्ड कितने होंगे, टोटल कोवलेंट बॉन्ड। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कैसे निकालोगे? गलती नहीं करनी है, सबसे पहले हम इसको बिल्कुल ओपन करके लिखेंगे इसको। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंप्लीट। 2 कार्बन है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड गिनो, कार्बन हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे बेटा? 7। ठीक है, तो इथेन में टोटल कोवलेंट बॉन्ड 7 होंगे। ठीक है, तो जो भी ये ऑप्शन होगा आप उसको टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास कोई कंपाउंड है, नाम कहता है ब्यूटेनॉन। ठीक है, इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो पूछ रहा है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि भाई ब्यूटेनॉन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, नेम द फंक्शनल ग्रुप। तो अब तुम्हें ज्यादा सोचना ही नहीं है। सबसे पहले जो आगे आगे लिखा हुआ होता है, वर्ड रूट की आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना, वर्ड रूट मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरीके से होगा। तो ब्यूट का मतलब 4 हो गया। वर्ड रूट के जस्ट बाद कौन मिलता है? प्राइमरी सफिक्स, एन, इन और आइन। और प्राइमरी सफिक्स के बाद क्या मिलेगा? फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा हो गया फंक्शनल ग्रुप। आप सोचोगे कि भाई ओन किसके लिए यूज करते थे? जैसे अल्कोहल के लिए ओल, एल्डिहाइड के लिए एल, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो ऐसे ही हम कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं। तो ओन का मतलब क्या होगा बेटा? कीटोन। इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन सा होगा? वो कीटोन होगा। बिल्कुल सिंपल सा, तो थोड़ी सी समझ आपको नंबर दिलवा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाइल कुकिंग, कि जब हम खाना बनाते हैं, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक, कि जो बॉटम है वेसल का, बर्तन की जो बॉटम है वो ब्लैक कलर की हो जाती है बाहर से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? कि जब आपने देखा भी होगा गैस के ऊपर, चूल्हे की बात नहीं हो रही है, गैस के ऊपर बात हो रही है, कि जब हम गैस के ऊपर बर्तन रखते हैं और हमने लंबे टाइम तक गैस की सफाई नहीं की, नॉर्मली नहीं होता है, लंबे टाइम तक गैस की सफाई नहीं की हमने, तो जो गैस, जो बर्तन का जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, आउटसाइड वाला, वो का ब्लैक कलर का हो जाता है। मतलब नॉर्मली हम कहते हैं कि गैस में से धुआं निकलने लग गई है ना, स्टोव में से। तो उसका रीजन क्या होता है? ऐसा क्यों होता है? वो ब्लैक कलर की क्यों हो जाता है? तो इसके ऑप्शन कहता है कि फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, कि जो फूड था वो अच्छे से पका नहीं होगा। सेकंड कहता है फ्यूल इज नॉट बर्निंग। बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? वो ब्लैकन किस वजह से होता है? कि जो फ्यूल है इज नॉट बर्न भी, अगर उसके अंदर हाइड्रोकार्बन है, अगर वो हाइड्रोकार्बन कंप्लीटली बर्न हो जाते तो CO2 गैस और वाटर वेपर और हीट प्रोड्यूस होती है। बट अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? अनबर्न कार्बन, अनबर्न कार्बन प्रोड्यूस करेगा। और इसी की वजह से क्या होता है? वो बर्तन को, वेसल्स को ब्लैक करना स्टार्ट कर देगा, सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। मतलब फ्लेम तो निकलेगी बट साथ में धुएं वाली फ्लेम निकलेगी। तो वो उसका प्रॉपर रीजन क्या होगा? कि फ्यूल नहीं बर्न हो रहा। और फ्यूल बर्न क्यों नहीं होता है? आपने देखा होगा कि कई बार क्या होते हैं, जो गैस स्टोव में जो एयर होल्स होते हैं, हवा वाले छेद होते हैं, वो जाम हो जाते हैं ना। सब्जी बाहर आ गई, दूध बाहर निकल गया, तो उसकी वजह से एयर होल सारे के सारे जैम हो जाते हैं और उसी की वजह से
ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा। कंप्लीट कंबशन नहीं होगा तो जो कार्बन के पार्टिकल्स होंगे वो अनबर्न रह जाएंगे, बिना जले हुए, और जिसकी वजह से सब कुछ काला होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ठीक है, कि जो CH3Cl है उसमें नेचर ऑफ बॉन्ड बताना है कि भाई उसमें क्या कौन कौन से बॉन्ड बने होंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब कुछ। तो CH3Cl देखो यहाँ पे सिंपल सा है बिल्कुल ही। तो हमारे पास हमने ये बताना है CH3Cl। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा भाई इसका स्ट्रक्चर बना। तो हमारे पास कौन है, कार्बन है ना। कार्बन के साथ 3 तो हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं और एक क्लोरीन का एटम चुना हुआ है। तो 3 हाइड्रोजन के एटम्स हो गई और 1 एटम हो गया क्लोरीन का। ठीक है, तो अब चेक करो कि यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है, मतलब शेयरिंग हुई होगी क्या यहाँ पे। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं इसका, तो कार्बन है ना, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, फिर कौन हो गया, क्लोरीन एटम है, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखो, अब क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब जो कार्बन है वो भी नॉन मेटल है, क्लोरीन है वो भी नॉन मेटल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा, तो क्या कर लेंगे बेटा, ये शेयर कर लेते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन का भी है और क्लोरीन का भी है। अब जो हाइड्रोजन है वो भी नॉन मेटल है, शेयर कर लेगा ये। ठीक है, और ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ये। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, सभी ने अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर किए हुए हैं। ठीक है, आप वैलेंसी बता सकते हो कि भाई हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई कोवैलेंसी। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्लोरीन की भी 1 वैलेंसी हुई, और कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यहाँ पे 4 किए। तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है बेटा, बाकी के जो क्वेश्चन है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप भी अपने क्वेश्चंस को कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो NTSC रिलेटेड हो, KVPY हो, वो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू।